नमस्कार। आप सबका बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स के खास वेबिनार में और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। तो खास मौका है इंटरनेशनल वुमेन्स डे का और इस खास मौके पर हम महिलाओं के हेल्थ, उनके स्वास्थ्य के बारे में बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम इस मौके पर लेकर आ गए हैं ये खास चर्चा, जहां पर हम बात करेंगे एक ऐसे हेल्थ इश्यू के बारे में जिससे लगभग हर महिला गुजरती है। यस, मैं बात कर रही हूँ जोड़ों का दर्द यानी कि गठिया या फिर अर्थराइटिस के बारे में। और इसलिए हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर विनय जोशी, जो कि कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो बिना देर किए डॉक्टर, हम सेशन की शुरुआत करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। ठीक, तो पहला सवाल बहुत बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि महिलाओं में जॉइंट्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो कितनी कॉमन है और इसमें क्या साल दर साल आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है? नेहा जी, सबसे पहले तो मुझे ये नवभारत टाइम के मंच पे बुलाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने ये जो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है उसके बारे में पहले मैं चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे कि अर्थराइटिस ये जो बीमारी है ये महिलाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसका कारण ये है कि ऐसा देखा गया है कि जैसे ही उम्र 40 के ऊपर जाती है महिलाओं में हार्मोन्स की लेवल ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जैसे ये हार्मोन्स की लेवल बढ़ती या कम होती है उसका डायरेक्ट इफेक्ट सांधों पे या हड्डियों पे होता है। उसके कारण हड्डियां कमजोर हो जाना, सांधों में जो कार्टिलेज है उसका घिस जाना, इसके कारण अर्थराइटिस की समस्या बढ़ती है। तो हम लोग ने ऐसा देखा है कि लेडीज में यानी महिलाओं में अर्थराइटिस का प्रिवेलेंस डबल है। यानी अगर 2 महिलाओं को प्रॉब्लम होती है तो एक जेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो इतनी कॉमन ये समस्या है। और आजकल हुआ क्या है, लाइफस्टाइल का बहुत अनहेल्दी हो चुकी है। यानी वजन बढ़ना, रूटीन एक्सरसाइज नहीं करना, इसके कारण जैसे मैंने आपको पहले बोला कि महिलाओं में ये समस्या ज्यादा बढ़ रही है। जी डॉक्टर, तो जैसा कि आपने बताया कि एक तो ये एज से रिलेटेड है, दूसरा जो हमारी लाइफस्टाइल है वो किस तरह से इम्पैक्ट करती है हमारी जो बोन हेल्थ है उसको। तो इसके साथ ही इससे रिलेटेड मैं दूसरा ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि स्पेशली जब हम आर्थराइटिस की बात करते हैं तो आप ना हमारे यूजर्स को थोड़ा सा समझा दीजिए बहुत इजी लैंग्वेज में कि ये किस तरह का मेडिकल कंडीशन होता है और इसके लिए मतलब जो इसके टाइप्स हैं वो किस तरह के हो सकते हैं। देखिए, आर्थराइटिस तो एक ब्रॉड वर्ड है। यानी जैसे आपने बोला गठिया, तो ये कॉमन किस्म का आर्थराइटिस है। 50 या 100 अलग अलग किस्म के आर्थराइटिस है, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा सबसे कॉमन आर्थराइटिस है वो जिसको हम लोग हमारी भाषा में ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं या गठिया बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, ये मैं नी मॉडल से आपको समझाना चाहूंगा। तो ये जो नी मॉडल है इसमें ये थाई बोन है और ये लेग बोन है, ठीक है। उसमें जो ब्लू दिख रहा है तो ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज का मतलब ये इसका जॉब है हड्डी हड्डी के ऊपर घिसने से रोकना। तो जैसे ही उम्र बढ़ती है ये कार्टिलेज थिन आउट होता है, यानी धीरे धीरे घिसना चालू होता है। और अगर आप ये व्हाइट स्ट्रक्चर देख पा रहे हो तो इसको हम लोग मिनिस्कस बोलते हैं, इसका मतलब है गद्दी। तो जैसे ही ये कार्टिलेज घिसता है वो प्रक्रिया को अर्थराइटिस बोलते हैं। उसमें 4 अलग अलग टाइप्स है। ग्रेड 1 में क्या होता है कि ये कार्टिलेज घिसने तो लगता है लेकिन ये पूरा नहीं घिसता है, ये सॉफ्ट हो जाता है। ग्रेड 2 में धागे धागे निकल आते हैं। ग्रेड 3 में किन किन जगह पे कार्टिलेज घिसता है और हड्डी दिखने लगती है, ठीक है। ग्रेड 4 में क्या होता है कि कार्टिलेज पूरा का पूरा घिस जाता है। अभी मान लो ये कार्टिलेज पूरा घिस रहा है और ये महिला या ये पेशेंट चलने लगता है तो ऑब्वियसली कार्टिलेज न होने के कारण घुटना टेढ़ा हो जाता है। और जैसे ही घुटना टेढ़ा हो जाता है ये मेनिस्कस यानी गद्दी पे बहुत प्रेशर आके वो फट जाते हैं। जैसे ये गद्दी फट जाती है वो फटी हुई गद्दी अंदर आके चलने में बहुत दिक्कत करती है। तो पहले जो 3 स्टेजेस है उसमें हम लोग ऑपरेशन की सलाह नहीं देते, उसमें अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट देते हैं जो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन जैसे ये ग्रेड 4 आ जाता है यानी कार्टिलेज पूरा घिस जाता है, मरीज को बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। यानी रात भर नींद नहीं आना, घुटना टेढ़ा होना, चलने के टाइम लंगड़ाना, जमीन पे बैठने के लिए तकलीफ होना, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत आना, ये सब जब भी चीजें चालू होती है तभी उन्होंने ऑर्थोपेडिक सर्जन की सहायता लेना जरूरी है।
ओके, सो डॉक्टर, आपने जैसा हमारी यूजर्स को बताया, हमारी जो ऑडियंस है उनको बताया कि कैसे 50 से ज्यादा टाइप्स हो सकते हैं आर्थराइटिस के, बट आपने यहाँ पर जो कॉमन है टाइप्स आपने उनको मेंशन किया और साथ ही जो उनके सिम्टम्स है उसको आपने मेंशन किया। तो अब अगला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि क्या आप कुछ उन कॉमन वजहों की बात कर सकते हैं जिसकी वजह से जो आर्थराइटिस की समस्या महिलाओं में बहुत ज्यादा हो रही है? मतलब कुछ बिल्कुल ऐसी चीजें जो बहुत मेजर टाइप, मतलब जो कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ ऐसी चीजें जो मेजरली आर्थराइटिस को जन्म दे रही है। बिल्कुल। तो देखा, कुछ समस्या ऐसी है कि जिस पे आप कंट्रोल पा सकते हो और कुछ समस्या ऐसी है जिस पे कंट्रोल नहीं पा सकते। फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स, यानी किसी मरीज के माता पिता को अगर आर्थराइटिस की समस्या है तो ये देखा गया है कि आर्थराइटिस आप में आने वाला है, तो आप उसके लिए पहले से तैयार होना जरूरी है। तो ये तो हमारे कंट्रोल के बाहर है। क्या हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वेट, यानी वजन। अगर आपका वजन बराबर से कंट्रोल करते हो तो आपके घुटने को या जॉइंट्स पे प्रेशर कम आएगा। तो ऑब्वियसली अगर जॉइंट्स पे प्रेशर कम आता है तो वो घिसना भी कम होगा। दूसरी चीजें हम लोग जो बोलते हैं आप लाइफस्टाइल चेंज करो, इसका मतलब क्या है? अगर किसी महिला को आर्थराइटिस की समस्या है तो उन्होंने ज्यादा सीढ़ी चढ़ना उतरना नहीं करना चाहिए, जमीन पे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे सब चीज का ध्यान देना चाहिए। तीसरा और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि रूटीन एक्सरसाइजेस। और एक्सरसाइज में क्या, रूटीन चलना है, धीमे से चलना है, साइकिलिंग करना है। ये सब चीजें करने से आपके मसल्स और हड्डी स्ट्रांग रहेगी, उनमें कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो घिसना कम हो जाएगा। इसके साथ साथ रेस्ट भी जरूरी है। तो अगर आप मुझे पूछते हो, एक तरह आप बोल रहे हो एक्सरसाइज करो, एक तरह रेस्ट करो, सो देयर हैड टू बी गुड बैलेंस। इसका मतलब ये है कि कोई भी महिला को या कोई भी पेशेंट को 7 या 8 घंटा आराम करना जरूरी है। यानी आप दिन भर एक्सरसाइज या चलोगे तो शाम को या रात को 8 या 10 घंटा रेस्ट जरूरी है। इसके साथ क्या होता है, जैसे ही आपने रेस्ट किया तो जो घुटने या जो कार्टिलेज थक गया है उनको फिर से आसानी से न्यूट्रिशन मिलेगा और वो नॉर्मल होने में आसानी। ओके, सो डॉक्टर, अभी आपने कुछ ऐसे कॉमन वजह बता दी जिसकी वजह से महिलाओं में जो गठिया की समस्या है वो हो रही है। सो मुझे लगता है कि यूजर्स के मन में जो भी सवाल थे ना इसको लेकर, वो अब उनके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो बट एक और ऐसा डाउट है जो मुझे लगता है कि बहुत सारी औरतों के मन में होता है और बहुत सारे मिथ्स हैं जो उनके दिमाग में है आर्थराइटिस को लेकर। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई स्पेसिफिक एज है जिसके मतलब जिसके बाद इस तरह की समस्या हो सकती है, आर्थराइटिस की समस्या हो सकती है? देखिए नेहा जी, आर्थराइटिस ये जो बीमारी हम लोग ने अभी डिस्कस की है, ये उम्र के हिसाब से सबको होने वाली है। आपको होने वाली है, मुझे होने वाली है, सबको। लेकिन जो जेनेटिक फैक्टर है, तो आपको एक ध्यान देना है कि अगर आपके फैमिली में आर्थराइटिस है तो डेफिनेटली आपको ज्यादा चौकन्ना रहना, ठीक है। और अगर आर्थराइटिस नहीं भी है तो भी आपको आर्थराइटिस आज नहीं तो कल आने वाला है। तो इसके कारण ये सब जो चीजें हैं, ये इस पे अगर आप ध्यान देते हो तो आप आर्थराइटिस को उतना दूर भगा सकते हो। तो ये सब चीजें नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी करनी चाहिए। और दूसरी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक्सरसाइज। आई कांट स्ट्रेस कि कितना एक्सरसाइज जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने पे ही आपका वजन कंट्रोल होगा, आपकी हड्डियां ताकतवर होगी, आपके मसल्स और लिगामेंट स्ट्रॉन्ग होंगे। तो एक्सरसाइज का मतलब आप अगर रूटीनली सुबह भी 15 मिनट और शाम को 15 मिनट चलते हो, जैसे बताया गया है कि आप 10,000 स्टेप्स चलना है, तो 10,000 से उम्र में नहीं चले तो भी मैं तो बोलूंगा 4 या 5,000 स्टेप्स भी आप डेली चलते हो तो भी घुटनों के लिए या जॉइंट्स के लिए काफी मदददायक होगा। ओके, यानी कि भले ही समस्या घुटनों की है, हड्डियों की है, लेकिन वॉकिंग आपकी नहीं रुकनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वॉकिंग प्लेन ग्राउंड पे करना है। ऊपर नीचे ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि हमारी साइंस में ये बोला जाता है अगर आप सीढ़ी चढ़ते उतरते हो तो घुटने पे या हिप्स पे 3 गुना प्रेशर आता है। तो प्लेन ग्राउंड पे, यानी टेरेस पे हो, यानी या नहीं तो गार्डन में हो, ऐसा चलना ज्यादा अच्छा। ओके, यानी कि आपको वॉक तो करना है, बट आप किस सरफेस पे वॉक कर रहे हैं इसका ध्यान रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको प्लेन पे वॉक करना है, एक्सरसाइज तो करना है, बट विद अ प्रॉपर रेस्ट, है ना? तो मैं ना आपसे आखिरी सवाल सर ये पूछूंगी कि क्या शुरुआती दौर में जब इस तरह की समस्या होने लगती है तो बिना किसी मेडिकेशन या फिर बिना किसी सर्जरी के भी इसको ट्रीट किया जा सकता है? क्या कोई तरीका है इस तरह का?
बिल्कुल, यानी जैसे हम लोग ने पहले डिस्कस किया, इसके 4 स्टेजेस है नेहा। तो पहले 4 स्टेजेस में से 3 स्टेजेस में बिल्कुल ऑपरेशन की जरूरत नहीं रहती। उसमें हम लोग लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे मैंने बोला, वो कर सकते हैं। तो हम लोग स्टिक देते हैं। अभी बहुत सारी लेडीज को काठी लेके चलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर आप काठी का इस्तेमाल करते हो तो घुटने पे या हिप्स पे प्रेशर 30% कम आता है। तो बिल्कुल बेझिझक आप काठी का इस्तेमाल कीजिए। दूसरी चीज, फिजियोथेरेपिस्ट। अभी फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, घुटने के आजू बाजू में 3-4 अलग अलग ग्रुप के मसल्स है, उनको आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो तो घुटने की जो कैप है, जिसको नी कैप बोलते हैं, उसको वो मसल्स ऊपर खींच लेंगे और नीचे घिसना कम हो जाएगा। उसके कारण आपके अर्थराइटिस की समस्या से आपको मुक्ति मिल सकती है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, जैसे मैंने बोला, ग्लूकोजामिन और कॉन्ड्राइटिन, ये जो 2 चीजें हैं, ये घुटने की अंदर मौजूद रहती है। जैसे उम्र बढ़ती है, घुटने का जो पानी रहता है उसका ऑयलीपन कम होके वो वाटरी बन जाता है। तो उसके कारण हम लोग ये जो दवा देते हैं, उसके कारण घुटना फिर से ल्यूब्रिकेट यानी ऑयली बन जाता है और उसके कारण मरीजों को चलने में आसानी होती है। तो आपको वो जो मेडिसिन, मैं नाम नहीं लूंगा मेडिसिन के, लेकिन वो जो मेडिसिन है उसमें हम लोग घुटने के ही तत्व आपको देते हैं और कैल्शियम और विटामिन डी देते हैं, जिसके कारण आपकी हड्डियां मजबूत होगी, घुटने का पानी ज्यादा अच्छा रहेगा और आपको वो न्यूट्रिशन देके आपके घुटने ज्यादा चलने में मदद करेगा। ओके डॉक्टर, यानी कि आप काठी की मदद से और फिजियोथेरेपी की मदद से मेडिकेशन को दूर भगा सकते हैं और काफी हद तक अपने जो अर्थराइटिस की समस्या है उससे निजात पा सकते हैं, करेक्ट? बिल्कुल। ओके, सो मैं आपसे ना जाने से पहले एक आपका कंक्लूजन जानना चाहूंगी कि कुल मिला के आपकी जो आपकी सलाह है लोगों के लिए, चाहे वो इसके इनिशियल स्टेज में है या फिर उनको बहुत ज्यादा हो चुकी है ये प्रॉब्लम, उनको क्या करना चाहिए और क्या क्या चीजें करने से परहेज करना चाहिए? जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी चीजें वो कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, रूटीनली वॉक करना है, वजन कंट्रोल में लाना है। लेकिन जैसे ही ग्रेड 4 आ जाता है, मरीज को कैसे समझेगा? मानो आपने दवा ली, फिर भी दवा के असर नहीं हो रहा है, आपके घुटने टेढ़े हो चले हैं, आपको जमीन में बैठने में काफी दिक्कत हो रही है, आप सीढ़ी बिल्कुल चढ़ नहीं पा रहे हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, रात को मरीज को उठना पड़ता है, जिनके कारण वो बोलता है घुटने के कारण या हिप्स के कारण मुझे नींद नहीं आती। ये सब जब भी प्रक्रिया शुरू होती है, हम मरीजों को हमेशा बोलते हैं एक्सरे इज द मोस्ट बेसिक थिंग। जब भी आप एक्सरे निकालते हो घुटने का, उसमें हमें तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी ग्रेड में आर्थराइटिस है। तो मरीज को देख के, एक्सरे देख के विद इन फ्यू मिनट्स हमें पता चल जाता है कि कौन सी स्टेज में है। और अगर स्टेज 4 आ जाती है तो फिर ज्यादा खींचना नहीं है। इसका कारण बहुत सिंपल है, बॉडी ट्राइपॉड जैसा होता है, स्पाइन, हिप्स, नीज बराबर से काम करते हैं। तो मानो एक घुटना खराब है तो उसका पूरा प्रेशर कमर पे आता है, दूसरे घुटने पे आता है। तो बहुत सारे मरीज मेरे पास आके बोलते हैं, अरे डॉक्टर, पहले तो लेफ्ट घुटना शुरू हुआ, मैंने ऐसे ही खींच लिया, मैं लंगड़ा के चलती रही। लेकिन ये उनको नहीं समझता है, जब भी आप लंगड़ा के चलते हो, लेफ्ट घुटने का प्रेशर राइट पे आता है। तो इन दैट केस लेफ्ट घुटना 30% वजन उठाता है, राइट घुटना 70% वजन उठाता है। इसमें होता क्या है, आफ्टर 2-3 ईयर्स दोनों घुटने खराब हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर एक घुटने की समस्या ज्यादा बड़ी है तो उसको खींचना नहीं चाहिए, तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं, स्टिचिंग टाइम सेव्स 9। इसका मतलब है, अगर छोटा सा फटा है तो अभी 2 टाके में सिल लो, नहीं तो और फटेगा और समस्या बढ़ सकती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर एक घुटने में बहुत ज्यादा तकलीफ है तो खींचना नहीं है, डॉक्टर की सलाह लेनी। जी डॉक्टर, बिल्कुल। यानी कि अगर आपको एक घुटने में बहुत ज्यादा दिक्कत है तो आपको उसे लेट नहीं करना है, तुरंत जाना है, डॉक्टर को दिखाना है और उनसे प्रिस्क्रिप्शन लेना है, करेक्ट? मुझे लगता है कि जिन भी लोगों को इससे रिलेटेड कोई समस्या थी या फिर कोई भी सवाल उनके मन में थे, तो अब इस सेशन के बाद उनका सारा डाउट तो क्लियर हो ही गया होगा। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर विनय, आप हमसे जुड़े और आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई और इतनी इंफॉर्मेटिव बातें हम सबके बीच आपने रखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो मैं नेहा आप सबसे विदा लेना चाहती हूँ और अगली बार हम फिर आएंगे एक ऐसे ही विषय पर चर्चा लेकर। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, देखते रहिए एनबीटी।
है।